हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए आज से फिज़िक्स की शुरुआत किया जाता है। फिज़िक्स में हम सभी लोग आज एक नए चैप्टर पर बात करेंगे। इसका बेसिक पहले से हम पढ़ा चुके हैं। जिनको नहीं समझ में आएगा वो कमेंट करेंगे, उनके लिए हम दूसरा वीडियो बना देंगे। नया चैप्टर आज आपके सामने है, न्यू चैप्टर इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम, वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस प्रमेय। सबसे पहले ये हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं, वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस प्रमेय, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम, इस पे दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वैद्युत फ्लक्स अलग है और गॉस प्रमेय अलग है। सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के तौर पर हम सभी लोग वैद्युत फ्लक्स पढ़ेंगे। हालांकि इसका अगला पार्ट वैद्युत फ्लक्स को हम लोग आगे डिटेल से पढ़ेंगे। वैद्युत फ्लक्स थोड़ा सा समझ लीजिए, किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है कि मान लीजिए कोई पृष्ठ है, उससे जो वैद्युत बल रेखाएं गुजरती हैं, जो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या होती है, उन्हीं को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे आगे हम मैथमेटिकल रूप में पढ़ेंगे। आइए इस चैप्टर को पढ़ने के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक और भी हमारे पास है, जिसको हम लोग कहते हैं घन कोण। ये घन कोण का समझना आप सभी के लिए ज़रूरी है। घन कोण, घन कोण। तो घन कोण क्या है स्टूडेंट्स, ध्यान दें। इसकी डेफिनेशन है कि किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जो कोण बनाता है, घन कोण कहलाता है। यानी कोई गोलीय पृष्ठ अगर हो जाए और उस गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर, ये गोले का केंद्र O है, गोले के केंद्र पर जो कोण बनाता है उसे हम लोग घन कोण कहते हैं। घन कोण को ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। ये ग्रीक लेटर है, ओमेगा से व्यक्त करते हैं। देखिए, ये जो चित्र आपके सामने दिख रहा है, ये एक कोई पृष्ठ है। इस पृष्ठ का नाम A है। इस पृष्ठ के भीतर स्मॉल आर त्रिज्या का गोले का एक छोटा सा पार्ट ले लिया जाता है। जैसा कि लिखा गया है कि माना स्मॉल आर त्रिज्या के गोले का केंद्र O है, गोले का केंद्र O है। गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल का सूक्ष्म क्षेत्रफल D है। ये पूरा क्षेत्रफल A है और इस पूरे क्षेत्रफल का छोटा सा स्मॉल पार्ट हमने ले लिया है, जिसको हम सभी लोग क्या कहेंगे, TA कहेंगे। सूक्ष्म क्षेत्रफल DA के द्वारा गोले के केंद्र पर बनाया गया घन कोण D ओमेगा है। पूरे की बात अगर करते तो पूरे केंद्र पर जो कोण बनता उसे हम लोग ओमेगा कहते, लेकिन ये सूक्ष्म क्षेत्रफल के कारण ये कोण बन रहा है, इसलिए इसे हम लोग D ओमेगा कह रहे हैं। घन कोण D ओमेगा है, तो D ओमेगा बराबर DA अपान स्मॉल आर स्क्वायर। DA ये स्मॉल एरिया जो है और स्मॉल आर जो है ये रेडियस ऑफ द स्फीयर, यानी गोले की त्रिज्या है। तो D ओमेगा इक्वल टू DA अपान आर स्क्वायर। आगे देखिए, गोले के संपूर्ण क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित घन कोण। चूंकि अभी जो हम लोगों ने कोण लिखा D ओमेगा इक्वल टू DA अपान आर स्क्वायर, ये गोले के सूक्ष्म क्षेत्रफल के द्वारा था, इसलिए मैंने लिखा। अब चूंकि गोले के संपूर्ण क्षेत्रफल के द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित कोण हमें लिखना है, इसलिए जहां यहाँ D लिखा था, इस D को हटा दिया जाएगा, केवल ओमेगा लिख दिया जाएगा। तो ओमेगा इक्वल टू A अपान आर स्क्वायर। A संपूर्ण एरिया हो गया और स्मॉल आर
त्रिज्या है। तो ओमेगा इक्वल टू ए अपान आर स्क्वायर, यहाँ डी ओमेगा था तो इसलिए डी ए अपान आर स्क्वायर लिखा गया। यहाँ टोटल की बात की जा रही है इसलिए ओमेगा इक्वल टू ए अपान आर स्क्वायर है। उसके बाद देखिए, चूंकि हम सभी लोग जानते हैं कि गोले का क्षेत्रफल ए इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, इसलिए ओमेगा इक्वल टू ए के जगह पर रख देंगे 4 पाई आर स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर हमारा कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा इक्वल टू 4 पाई। और ये ओमेगा घन कोण है, घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। कोण और घन कोण इसकी कोई विमा नहीं होती है, इसलिए मात्रक तो लिख दिया गया स्टेरेडियन, लेकिन इसकी कोई विमा नहीं होती है। आगे देखा जाए, इसके आगे यदि क्षेत्रफल वेक्टर जो हमारा वेक्टर डी ए है ये थीटा कोण बनाए तो डी ओमेगा इक्वल टू डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर लिखा जाएगा। वैद्युत फ्लक्स जो कि शुरुआत में हम सभी लोग इंट्रो के तौर पर लिखे थे, उसको आइए यहाँ डिटेल से पढ़ा जाए। देखिए, ध्यान दीजिए, वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में डेफिनेशन को आपने पहले ही पढ़ लिया था, लेकिन आइए फिर से एक बार इसको देखा जाए। किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे पृष्ठ से निकलने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ये आपने पहले पढ़ लिया। इसे फाई ई से व्यक्त करते हैं, यानी किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे पृष्ठ से निकलने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से व्यक्त करते हैं। ये देखिए, मैंने जो एरिया बनाया, ये एक छोटा सा एरिया मैंने बना दिया, इसे हम सभी लोग वैद्युत क्षेत्र के नाम से जानते हैं। वैद्युत क्षेत्र में एक छोटा सा पार्ट ले लिया जिसका नाम डीए है और वैद्युत क्षेत्र का नाम ई है। इससे जो क्षेत्रफल वेक्टर है वो हमारा डीए है। तो माना वैद्युत क्षेत्र ई में सूक्ष्म क्षेत्रफल डीए रखा है। माना वैद्युत क्षेत्र ई में सूक्ष्म क्षेत्रफल डीए रखा है। इस क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई है। चूंकि टोटल क्षेत्र अगर होता तो हम फाई ई लिखते। अब इस टोटल क्षेत्र के एक स्मॉल पार्ट्स की बात किया जा रहा है, इसलिए हम इसे क्या लिखेंगे, डी फाई ई लिखेंगे। तो डी फाई ई है, तो वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, इसे लिखेंगे फाई ई इक्वल टू इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, या इसे लिखेंगे फाई ई इक्वल टू ई डॉट डी ए को लिखा जाएगा ई डी ए कॉस थीटा। चूँकि आप सभी लोगों ने पढ़ा है फर्स्ट ईयर में कि वेक्टर ए डॉट अगर वेक्टर बी लिखा हो तो इसे लिखा जा सकता है ए बी कॉस थीटा। उसी प्रकार से वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए को लिखा जा सकता है ई डी ए कॉस थीटा। इसलिए लिखेंगे फाई ई इक्वल टू ई कॉस थीटा और इंटीग्रल डी ए लिखेंगे। चूँकि हम सभी लोगों ने पढ़ा है कि अगर लिखा हो इंटीग्रल डी एक्स तो इसे लिखते हैं एक्स, अगर लिखा हो इंटीग्रल डी वाई तो इसे लिखेंगे वाई, इंटीग्रल डी जेड तो इसे लिखेंगे जेड। उसी प्रकार से अगर लिखा रहे इंटीग्रल डी ए तो इसकी वैल्यू हो जाएगा ए, ये इंटीग्रेशन के अनुसार। तब इसे फिर हम लिखेंगे फाई इक्वल टू ई कॉस थीटा और इंटीग्रल डी ए के जगह पर हमने लिख दिया ए। आगे देखते हैं इसे इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है फाई ई इक्वल टू ई कॉस थीटा, या इसके लिए एक स्पेशल केस बनता है, उसे आप सभी लोग देखें। स्पेशल केस क्या है कि यदि वैद्युत क्षेत्र में रखा पृष्ठ क्षेत्र के अभिलंबवत है
तो क्षेत्रफल वेक्टर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा। क्या मतलब, यदि वैद्युत क्षेत्र में रखा पृष्ठ क्षेत्र के अभिलंबवत है तो वैद्युत क्षेत्र वेक्टर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा, अर्थात जो एंगल बनेगा वो थीटा इक्वल टू 0 होगा। इस प्रकार से फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा यानी ई ए कॉस 0। चूंकि हम सभी लोग जानते हैं कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए इस कॉस 0 के जगह पर 1 हो गया तो ये फाई इक्वल टू ई ए बनेगा। दूसरा केस इस पर बनता है कि यदि वैद्युत क्षेत्र में रखा पृष्ठ क्षेत्र के समांतर है तो क्षेत्र वेक्टर वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होगा, अर्थात थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। यानी अभिलंबवत जब कहेगा तो 0 डिग्री समझा जाएगा और जब समांतर कहेगा तो हम लोग 90 डिग्री समझेंगे। तो फाई इक्वल टू ई ए कॉस 90, चूँकि कॉस 90 इक्वल टू 0 इसलिए फाई इक्वल टू ई ए इंटू 0 इक्वल टू 0, क्योंकि ई ए को 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 हो जाएगा। तो फाई इक्वल टू 0। अब आगे इससे जुड़ी एक बात और हम सभी लोग देखते हैं, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक व विमीय सूत्र। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड डायमेंशन क्या है? वैद्युत फ्लक्स फाई ई का मात्रक बराबर ई का मात्रक गुणे ए का मात्रक। ई का मात्रक आप सभी लोग पढ़े होंगे कि ई इक्वल टू होता है एफ अपान क्यू, और एफ के लिए होता है न्यूटन और क्यू के लिए होता है कूलाम। इसलिए न्यूटन प्रति कूलाम ई का मात्रक होगा। तो ई के मात्रक के लिए हम लिखेंगे न्यूटन प्रति कूलाम, और ए का मात्रक के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? मीटर स्क्वायर। इसलिए ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ये वैद्युत फ्लक्स का मात्रक हो गया। अब वैद्युत फ्लक्स फाई ई का विमीय सूत्र हम सभी लोग लिखेंगे। सबसे पहले इसमें हम न्यूटन के लिए लिखेंगे, तो चूंकि न्यूटन के लिए आप सभी लोग जानते हैं MLT पावर -2 होता है, इसलिए न्यूटन के लिए लिखा गया MLT पावर -2। मीटर स्क्वायर के लिए लिखा गया L स्क्वायर अपान ये जो कूलाम है, कूलाम के लिए लिखा गया AT। ये ऊपर जाएगा तो M ऐसे लिख दिया जाएगा, L यहाँ 1 है, L यहाँ 2, तो 2 और 1 मिलकर 3, यानी ML पावर 3। T पावर -2 होना चाहिए था, लेकिन ये T ऊपर जाएगा तो 2 और 1 मिलकर 3 बनाएगा, यानी ML पावर 3 T पावर -3 A पावर -1। इस प्रकार से फाई ई का ये विमीय सूत्र रहा है। स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। और अगर इसके अंदर कोई कमी रही हो तो आप ज़रूर कमेंट करें ताकि अगली वीडियो में हम इसका सुधार कर सकें। ये इस चैप्टर के लिए पहला पार्ट था। आगे शीघ्र ही हम इसका दूसरा पार्ट यानी गॉस प्रमेय से पहले इस जो हम सभी लोग ये फार्मूला पढ़े हैं फाई ई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, इस पर आधारित पहले 1-2 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे ताकि आपका इस चैप्टर से संबंधित कॉन्सेप्ट, इस टॉपिक से संबंधित कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो अगले वीडियो में जल्द ही हम आपके साथ आएंगे। गॉस की प्रमेय या गॉस के नियम, इस पर जिक्र किया जाएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।